नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी हैं जो कि बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। 24 साल तक दैनिक जागरण के ज्योतिष प्रभारी रहे हैं और 50 सालों से ज्योतिष कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए साल पर ज्योतिष की दृष्टि से अगर बात करें तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो चूंकि 2026 है, यदि आप अंक ज्योतिष के अनुसार उसको पूरा जोड़ लें तो उसका टोटल एक ही नंबर आता है जो कि सूर्य का अंक होता है। और चूंकि रवि जी का नाम भी सूर्य से जुड़ा हुआ है तो आप देखिए कि दोनों चीज़ सूर्य से जुड़ी हुई हैं। यानी हम रवि जी की बात कर लें या साल की बात कर लें, लगभग बात बराबर है। तो सूर्य के समान तेजस्वी रहने वाला ये साल है। बहुत अद्भुत साल है। चूँकि साल में जो मुख्य ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सूर्य तो हमेशा एक महीना एक ही राशि में होते हैं, चूँकि मकर संक्रांति होगी जहाँ से सूर्य, और हमारे यहाँ जो हम कहते हैं ना अयन को चेंज करना, तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो हमेशा माना जाता है कि सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने और दक्षिणायन होते हैं। तो जब उत्तरायण होते हैं तो कहा जाता है कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, तो उनका होना अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, आप देखेंगे मकर संक्रांति से दो बड़ी चीज होने वाली है। कुछ ग्रह खासतौर से मकर संक्रांति मतलब 15 जनवरी 18 जनवरी को ट्रांजिट होने वाले 2 या 3 बड़े ट्रांजिट हैं। सबसे पहले ट्रांजिट तो मंगल का होने वाला है। मंगल शनि की राशि में प्रवेश करेगा। शनि की राशि यानी मकर में प्रवेश करेगा, उच्च का हो जाता है। जब वो कर्क यानी चंद्रमा की राशि में होता है तब वो नीच का होता है, और मकर में होता है तब वो उच्च का होता है। तो आप देखिए, उच्च का मंगल, उसका प्रवेश होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ट्रांजिट वगैरह ज्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो नहीं समझेंगे। ये साल किन राशियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है? लोग अपनी अपनी राशियां जानते हैं जी। तो अगर उस तरीके से बात करें तो किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और किन राशियों के लिए किन मायनों में महत्वपूर्ण है? मेष राशि से शुरू होकर मीन राशि पे 12 राशियां लगभग समाप्त होती हैं। तो यदि हम बात करें कि कौन सी राशियों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, तो हम बात करेंगे तो वृषभ राशि, जो मेष के बाद वाली जो राशि है, उसका साल है। दूसरा ये साल कई मामलों में साल है कन्या राशि वाले जातकों का। पूरा साल बहुत शानदार है। यदि और राशि की हम बात कर लें तो ये तुला और वृश्चिक दोनों के लिए भी काफ़ी बेहतर साल है। बात कर लें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत बेहतर साल है। बाकी राशियों के लिए मिला जुला है। हम हमारे दर्शक इतना तो समझते हैं कि शनि का ढैया क्या होता है, शनि की 7.5 क्या होती है। तो इन 5 राशियों के लिए 2-2 लाइन बताइए क्यों महत्वपूर्ण है और इन राशियों को क्या करना चाहिए इस साल, किन चीजों में विशेष दिलचस्पी लेनी चाहिए? देखिए, यदि बात कर लें हम वृषभ राशि की तो क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण हमारे यहाँ 2 ग्रहों के कारण सबसे ज़्यादा माना जाता है। जब आपकी कुंडली में, आपकी राशि में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आकाशीय ग्रह, आकाश में जो ग्रहों का भ्रमण होता है, जिसको हम ग्रह गोचर कहते हैं, भ्रमण कहते हैं, माने घूमता है एक राशि से दूसरी राशि में। जब ग्रह भ्रमण करता है तो उसको भ्रमण या गोचर कहा जाता है। यदि वो किसी राशि में बहुत शुभ है तो माना जाता है कि बहुत शुभ है। उदाहरण के तौर पर हम वृषभ राशि, जिसकी आपने मेरे से बात की, तो वृषभ राशि में इस समय शनि महाराज 11वें भाव में बैठे हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष में ये माना जाता है कि कोई भी ग्रह जब 11वें भाव में बैठता है तो सबसे अच्छा फल देता है। तो शनि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शनि 11वें भाव में बैठा, सबसे अच्छा फल दे रहा है। दूसरा गुरु, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट यानी गुरु का जो गोचर है वो इस समय मिथुन राशि में है, लेकिन आप देखेंगे 16 जून को वो पहुंच जाएगा उच्च का होकर कर्क राशि में। तो पूरे वर्ष भर गुरु और शनि किसको लाभ दे रहे हैं? वृषभ राशि को। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, राहु और केतु बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 महीने इनका भ्रमण एक राशि पर होता रहता है। तो राहु ट्रांजिट कर रहे हैं 10वें भाव में, कुंभ राशि में, और केतु 4थे भाव में है। केतु तंग कर रहा है, लेकिन बाकी 3 प्लेनेट पूरी तरह से राशि को लाभ पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इनका लाभ कैसे मिल रहा है? शनि के एकादश भाव में बैठने से सबसे ज़्यादा लाभ क्या हो रहा है? सेहत बहुत अच्छी रहेगी, कामकाज बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि में कामकाज और भाग्य का स्वामी ग्रह शनि 11वें भाव में बैठा है। तो भाग्य अच्छा रहेगा, कामकाज अच्छा रहेगा। पूरे वर्ष में कोई भी काम करेंगे,
किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत अच्छा साल है। गुरु जो कि आय भाव का स्वामी है, माने आपको पैसा कौन दिला रहा है? गुरु। बैठा कहाँ है? धन भाव में। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको धन लगातार मिलता रहेगा। अच्छा, राहु का दशम भाव में बैठना क्या होता है कि जातक को नए नए काम करने की उत्प्रेरणा देता है। ये क्या 2026 की कुंडली है? 2026 की कुंडली? 2026 में वृषभ राशि की कुंडली है। तो ये वृषभ राशि वाले जातकों की मैं बात बता रहा था कि उनको आय भी अच्छी होगी, कामकाज भी बहुत अच्छा होगा, सेहत भी बहुत अच्छी होगी, यश मान सम्मान भी बहुत मिलेगा। क्योंकि गुरु जो सेकंड हाफ में ट्रांजिट करेगा वो कर्क राशि में उच्च का होकर, माने हमारे यहाँ ग्रहों का उच्च और नीच की बात, ये टेक्निकल आप उसको ऐसा मान ले, ऊंचा और नीचा खराब नहीं होते हैं। वो किसी स्थान विशेष राशि में जब प्रवेश करते हैं तब वो उच्च के हो जाते हैं। जब वो वहां से अलग हटते हैं या कमजोर स्थिति में होते हैं तो उसको हम नीच की बात करते हैं। तो ये उच्च और नीच की बात है। तो वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं जिनकी भी कुंडली वृषभ राशि की है, पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया भर में ये भविष्यवाणी उन सभी वृषभ राशि वाले जातकों की है। तो रविकांत जी के चैनल को देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, तो वृषभ राशि वाले दर्शक हैं, जातक हैं, उनके लिए ये साल बेहद शानदार रहने वाला है। बहुत शुभकामनाएं वृषभ वालों को। अगली राशि, तो वृषभ से पहले आती है राशि मेष राशि। तो हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान में शनि का गोचर है, शनि जो भ्रमण कर रहा है, शनि भ्रमण कर रहा है मीन राशि में। तो शनि जब भी जिस राशि में भ्रमण करता है उसके आजू बाजू वाली जो राशियां हैं उनको वो अपने प्रभाव में रखता है, जिसके कारण उस दशा को हम शनि की 7.5 कहते हैं। माने 2.5 साल इधर, 2.5 साल इधर, 2.5 साल इधर। शनि का 7.5 साल का पूरा एक भ्रमण काल होता है, जिसको शनि की 7.5 कहा जाता है। तो कौन सा प्लेनेट कब 7.5 में होगा, ये शनि की स्थिति से हमको पता लगता है। तो हम जो पहली राशि की बात कर रहे हैं जो 7.5 में है वो मेष राशि है। शनि इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहा है मेष राशि से। तो क्या स्थिति रहेगी? मानसिक तनाव, क्योंकि जब भी शनि 12वें भाव में बैठेगा तो उसकी दृष्टि राशि के बिल्कुल पहले पड़ रही है, तो भारी मानसिक तनाव देगा। कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे उसमें उनको हर काम में। अच्छा, आप ये जो 5 राशियां महत्वपूर्ण है इस साल, हाँ, सिर्फ उसका अच्छा नहीं बता रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि इन राशियों के लिए दिक्कत ज्यादा होगी। दिक्कत ज्यादा होगी और उनके उपाय भी मैं साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। क्योंकि क्या होता है, दर्शकों को ये तो मालूम हो जाता है कि भाई अमुक राशि हमारे लिए खराब है, लेकिन अमुक राशि खराब है तो उसका उपाय क्या हो सकता है। कुछ राशियां ऐसी हैं जो कि परेशान रहेंगी, क्योंकि शनि ये 5 राशियों से बाहर की बात है, बाहर की बात है। उनकी भी चर्चा बाद में करेंगे। नहीं, उनकी चर्चा चूंकि शुरुआत मेष से ही होती है, तो हम मेष से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने बीच में वृषभ राशि को ले आए थे। लेकिन हम शुरुआत में जो सिमेट्री है 1 से 12 तक राशियों की, तो अब हम एक तरीके से सभी राशियों पर चर्चा सभी राशियों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष, जो कि मेष राशि मंगल की राशि कही जाती है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। अब मंगल और शनि के आपस में वैचारिक शत्रुता है, नैसर्गिक एनिमी माने जाते हैं। तो अब शनि 12वें भाव में चल रहा है, तो क्या करेगा शनि? मानसिक तनाव देगा, कामकाज में ऑब्स्ट्रक्शन लेके आएगा। 7.5 है, शनि चूंकि लंगड़ा प्लेनेट है, 2.5 साल में बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट होता है, 2.5 साल में एक राशि चलता है, वो सबसे लेट चलता है। तो वो क्या होता है कि हर जो जिनके ऊपर शनि की 7.5 होती है उन जातकों को वो तंग करता रहता है, कामकाज में बाधाएं उत्पन्न करेगा, मानसिक तनाव पैदा करेगा। सेहत को लेके फ्लक्चुएशन, क्योंकि 12वें भाव में बैठा है तो 6ठे भाव को देख रहा है, स्वास्थ्य को कमजोर करता है, सेहत में परेशानी लेकर आता है। अच्छा, तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखता है तो पैसे नहीं आने देता, आदमी कोशिश करता है तो परेशान होता रहता है। लेकिन शनि लाभ भी बहुत देता है। कैसे? क्योंकि शनि कहाँ पर देख रहा है? शनि कर्म स्थान को भी देख रहा है, शनि भाग्य को भी प्रभावित कर रहा है। तो शनि के कर्म स्थान को देखने के कारण इस साल यदि वो कोई नया काम शुरुआत करते हैं तो उनके काम में बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि न केवल शनि, गुरु मदद कर रहा है मेष राशि की, क्योंकि गुरु इस समय पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, 16 जून तक बैठा रहेगा, तो बहुत लाभकारी है। तो पहला जो फेस है इस साल का, जनवरी से लेकर हम यदि जून के एंड तक की बात करें तो मेष राशि के लिए खराब नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह उसकी मदद कर रहा है और एकादश भाव में बैठ के राहु भी मदद कर रहा है, और पंचम भाव में बैठ के केतु भी मदद कर रहा है। और शुरुआत में मंगल आ रहा है उच्च का होके, माने उनका राशि स्वामी है, तो वो भी लाभ दे रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि साल मिला जुला है।
बहुत बेहतर साल नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। देखिए शनि को ठीक करना है तो शनि को ठीक करना है तो आपको शनि से जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर सी चीज जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ यानी पीपल हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, पीपल की पूजा करना चाहिए, क्योंकि आराम से आपको किसी भी गली मोहल्ले चौराहे में आराम से आपको मिल जाएगा। क्या गमले में पीपल लगाना चाहिए? नहीं, घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में इसलिए मैं सलाह नहीं देता क्योंकि पीपल पे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और नेगेटिविटी भी आती है। अच्छा, संभाल नहीं पाएंगे? संभाल नहीं पाएंगे, तो घर में लगाने से थोड़ा सा परहेज करें। घर में पीपल और बरगद दो ऐसे पेड़ हैं, इनको कोशिश करें ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। या जिनमें से दूध निकलता हो ऐसे वृक्षों को भी नहीं लगाना चाहिए। गली मोहल्ले चौराहे पे कहीं भी पीपल का पेड़ हो, आप जाइए एक शाम के समय शनिवार के दिन तिल के तेल का या कोई भी कड़वे तेल का दीपक आप लगाइए, 7 परिक्रमा लगा के आइए, प्रणाम करिए। हमारे यहाँ पीपल को भेंटना, गले मिलना पहले किया जाता था, आज के दौर में खत्म हो गया है। जरूरी है? हाँ, अच्छा है, अब बहुत अच्छा माना जाता है। आप एक प्रकार से ईश्वर से गले मिल रहे हैं और आप गले मिल के आइए, अपनी बात को बोल के आइए। मैं वॉक पे जाता हूँ तो पीपल को छूते हुए जाता हूँ। नहीं, सुबह और शाम जब सूर्य उदय हो जाए तब नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त या सूर्योदय से पूर्व इसको करना बड़ा शुभ। अंधेरे में? सूर्योदय के समय यदि आप इसको करेंगे, पीपल भेंटना या पीपल की परिक्रमा लगाएंगे तो बड़ा शुभ माना जाता है। कारण ये होता है कि लक्ष्मी का वास उस समय होता है। जैसे ही सूर्योदय हो जाता है तो लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। और आप बोला है अपनी परेशानी कि मैं परेशान हूँ। क्योंकि जो बहुत ज्यादा इन सब में विश्वास न करता हो, वो कम से कम वृक्षों से तो प्यार करता ही है। वृक्ष को गले लगाने के बहाने वो लगा ले। और इसके अलावा एक और उपाय बता देता हूँ जो पर्यावरण प्रेमी है। एक त्रिफला हमारे यहाँ कहा जाता है। त्रिफला माने 3 पेड़ों का जो समूह है उसको कहा जाता है। यदि आप उन 3 पेड़ों को लगाते हो आप, तो जीवन भर शनि, राहु, केतु और जो भी अशुभ ग्रह वो आपको तंग नहीं करेंगे। कौन से? पीपल हुआ, बरगद हुआ और उसी के साथ नीम का पेड़ हो गया। इसको त्रिफला कहा जाता है। यदि आप 3 पेड़ों का समूह एक ही स्थान पर आप लगा देते हो, आप लगा के देखिए और उसको बड़ा कर दीजिए, आप देखिए जीवन में राहु, केतु, शनि आपको तंग नहीं। लोग घर के लॉन में लगा सकते हैं अपने? ये पेड़ बड़े हो जाते हैं, विशाल आकार ग्रहण करते हैं। जिनका बड़ा घर हो, बहुत बड़ा घर हो, 1-8 एकड़ में फैला हो, तो बिल्कुल खूब लगाइए। फार्म हाउस जिसका हो वो लगवा ले, खूब लगाएं। ऐसे जातक है जिनके लिए सबसे अच्छा ये साल रहने वाला है, वो कौन सी राशि के लोग? वो राशि है कन्या। माने 6 नंबर की राशि कही जाती है जिसका राशि स्वामी बुध होता है। राहु भी बहुत लाभ देगा, शनि भी बहुत लाभ देगा, गुरु बहुत ज्यादा लाभ देगा। शनि तो बहुत ज्यादा लाभ देने जा रहा है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। 6ठे भाव में कन्या राशि वाले वो लोग हैं जिनके चंद्रमा जहां है वहां 5 लिखा हो, 6 लिखा हो। हाँ, 6 जहां पर होता है जिसमें यानी लोग देख लें कि उनकी कुंडली में जहां चंद्रमा है वहां अगर 6 लिखा है तो वो कन्या राशि के हैं। कन्या राशि वाले जातक हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों का ये साल है, बहुत अच्छा साल है। गुरु, चूंकि कन्या राशि में 2 ग्रह मास्टर प्लेनेट होते हैं, गुरु मास्टर प्लेनेट होता है, तो गुरु आप देखिए कि मिथुन राशि से कर्क राशि की ओर अग्रसर है, बहुत शुभ फलकारी रहेगा। शनि बहुत शुभ है, 7वें भाव में गोचर करेगा। राहु 6ठे भाव में बैठा है और केतु 12वें भाव में बैठा है। आपको एक कमाल की बात बताऊं, सारे प्लेनेट खराब भी हों, यदि राहु और केतु 6ठे भाव में गोचर करें और 12वें भाव में, तो जातक के सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की जो कुंडली थी उसमें 6ठे भाव का राहु और 12वें भाव का केतु था। आप देखिए उनको गंडारिष्ट योग था 12 वर्षों तक। मैंने आप देखिए बचपन से लेके जब तक उन्होंने कंस का वध नहीं किया तब तक हर तरह से वो परेशान रहे, लेकिन राहु और केतु ने उनको हमेशा आगे बढ़ा के रखा। और एक और कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ, हालांकि बोलने वाली बात नहीं, पॉलिटिकल बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जन्म कुंडली में भी 6ठे भाव का राहु और 12वें भाव का केतु है। मोदी जी आ ही जाते हैं हर जगह। तो हाँ, क्या बता रहे थे मोदी जी की कुंडली में? मोदी जी की कुंडली में भी 6ठे भाव का राहु और 12वें भाव का केतु है। तो आप देखिए उनके जीवन में कितने भी अरिष्ट या कष्ट आ जाएं, वो हर कष्टों से निकल जाते हैं। तो ये राहु और केतु का कमाल है। किस राशि के हैं मोदी जी? मोदी जी राशि तो उनकी वृश्चिकी है, बट उनकी जो बाजार में जो है, मेरे पास कुछ और कुंडली है, हम लोग बहुत
पॉलिटिकल कुंडलियों को बड़ा संभाल के रखते हैं। मैं इतना जरूर आपके चैनल पे बता देता हूँ कि उनका लगन क्या है, उनकी राशि क्या है। उनका लगन है मकर लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि के वो जातक हैं, और कुंडली में उच्च का बुध भाग्य स्थान पे पड़ा हुआ है और उसी की महादशा चल रही है। यानी 9वें भाव में, 9वें भाव में बुध बैठा हुआ है कन्या राशि में उच्च का होकर। और आप देखिए कि उसी की महादशा चालू है और वो चालू हुई मई 2019 से। 17 साल की महादशा है। तो आप देखिए 7 साल ही अभी निकले और अभी 10 साल और बाकी हैं। आपके चैनल पे ये इस साल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी 2029 में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भारत की कुंडली क्या कहती है अभी 2026 में? भारत की कुंडली देखिए वृषभ लग्न। भारत पहले तो सनातन काल से ही अस्तित्व में था, लेकिन हमारे यहाँ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे। तो वृषभ लग्न कर्क राशि की कुंडली है और कर्क राशि में गुरु 16 जून से प्रवेश करने जा रहे हैं मार्गी होके। तो आप देखेंगे इस समय भी कुंडली बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि इस समय शनि बहुत अच्छा है, राहु और केतु की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो देश निरंतर उन्नति तो कर ही रहा है। लेकिन दशा बहुत खराब चल रही है, वो है मंगल की महादशा। आपने देखा 2015 पार्टियों की भी अपनी कुंडली होती है। बिल्कुल होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही क्यों भारतीय जनता पार्टी फ्लोरिश हो पा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक राशि की है और भारतीय जनता पार्टी कुंडली वृश्चिक राशि की, तो दोनों की कुंडली एक जैसी हुई, फ्लोरिश होने लगी। तो आप देखिए पूरे देश भर में भाजपा कितनी तेजी से 2014 के बाद से फ्लोरिश हो रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और राहुल जी की कुंडली क्या कह रही है? राहुल जी मिथुन लग्न वृश्चिक राशि के, पर उनका चंद्रमा कमजोर है, 6ठे भाव का चंद्रमा है। अच्छा, उनकी कुंडली है बहुत अच्छी, विजन बहुत अच्छा है, पर चंद्रमा जेमिनाई जो मिथुन लग्न होता है, मिथुन लग्न को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, 2 राशियों का उसमें समावेश होता है, पुरुष और स्त्री राशि। अच्छा, बहुत तेजी में काम करते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे और बीच में जाके वो राशि जो है अपने आप स्लो हो जाती है। अच्छा, कंफ्यूजिंग राशि है, फ्लक्चुएटिंग बहुत है, पुरुष और स्त्री शक्ति दोनों समावेश है। अच्छा, नीच का चंद्रमा है तो अपने दिमाग से काम नहीं करता व्यक्ति, कई बार ऐसे लोगों की सलाह से काम करता है जिसके चलते वो रास्ता भटक जाता है। दिल का बेहद साफ और अच्छा व्यक्ति है। और कुंडली से ये कैसे पता लगता है? हम लोगों के पास उनका डेटा है, तो इस आधार पे हम बता पा रहे हैं कि अभी उनके ऊपर ग्रह बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। लेकिन राशिगत रूप में वो स्वयं के विजन से यदि काम करेंगे, दूसरों की सलाह को तो आप लीजिए क्योंकि आप राजनेता हैं, परंतु उस सलाह को बहुत विश्लेषण करके आप आगे बढ़िए। कुंडली के हिसाब से उनका पॉजिटिविटी क्या है? कुंडली में पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि वो काम तो करना चाहते हैं, देश में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, विजन भी बहुत अच्छा है। नहीं, ग्रह और राशि के टर्म्स में मैं ग्रह और राशि के टर्म्स में आप भी बात करूं तो जैसे इस समय गुरु का गोचर उनके लगन में चल रहा है, तो आप देख रहे हैं राहुल जी इस समय काफी सभी लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में। अभी जैसे ही गुरु, चूंकि गुरु उनका कर्मेश है, 16 जून से 16 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेगा, तो कामकाज के हिसाब से बहुत तेजी से कामकाज करेंगे, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कन्या राशि वाले जातक का साल है, कांग्रेस की कन्या राशि है, तो कांग्रेस के लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे, बशर्ते वो सही निर्णय करते हैं। पर समस्या आ रही है कि कांग्रेस उतना संगठनात्मक रूप से प्रबल तरीके से खड़ी नहीं है। यदि वो प्रबलता के साथ होती, जैसा संगठन भाजपा के पास है वैसा कांग्रेस के पास, ये तो उनकी अपनी समस्या होगी। हम लोग कुंडली पे अगर बात करें तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की भी चंद्र लग्न है, कांग्रेस धनु लग्न और कन्या राशि की पार्टी है। अच्छा, तो कन्या राशि के हिसाब से ये साल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साल है। लेकिन समस्या ये है कि इस समय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल जी नहीं है। तो कांग्रेस पे यदि किसी व्यक्ति का यदि इम्पैक्ट होगा तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का होगा। अब खड़गे जी जो हैं वो सिंह राशि के जातक हैं, जो कि शनि की अशुभ ढैया से पीड़ित चल रही है। लगन में केतु है, सप्तम भाव में राहु है और अष्टम में शनि है। तो अध्यक्ष होने के नाते वो कांग्रेस को उतना फ्लोरिश नहीं कर पाएंगे जितना फ्लोरिश राहुल जी कर सकते थे। बेशक आला कमान राहुल जी हैं, लेकिन यदि आप ज्योतिष की दृष्टि से बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि भाई उनकी कुंडली मैच नहीं कर रही है, जिसके कारण कांग्रेस उतना फ्लोरिश नहीं कर पाएगी जितना कांग्रेस को
फ्लोरिश करना चाहिए। यानी अभी अगर राहुल गांधी अध्यक्ष हो जाएं जी, तो ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल ज्यादा फायदा मिलेगा। खड़गे जी की जगह यदि आप उनको अध्यक्ष बना दीजिए, उनकी जगह आप प्रियंका जी को भी अध्यक्ष बना दीजिए, वो भी वृश्चिक राशि की जातक है, धनु लग्न और वृश्चिक राशि की है, उनकी कुंडली में भी प्लेनेट बहुत शानदार स्थिति से गोचर कर रहा है, दोनों में से किसी को अध्यक्ष बना दीजिए, बेहतर परिणाम लेके आएगी। लेकिन खड़गे जी की कुंडली जो है, जो इम्पैक्ट दे रही है, उसके हिसाब से कांग्रेस उतना आगे नहीं बढ़ पाएगी। कांग्रेसी तो बहुत खुश हो जाएंगे आपकी बात सुन करके। अब आपने ज्योतिष के हिसाब से पूछा तो मैं रवि जी ज्योतिष के हिसाब से ही जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस की कुंडली वाकई में बहुत अच्छी है इस साल। मैंने जैसे आपसे कहा कन्या राशि वाले जातकों का साल है, तो कांग्रेस का साल है। लेकिन अब कांग्रेस फ्लोरिश कैसे होगी भाई? जो लीडर होता है उसकी कुंडली भी तो अच्छी होना चाहिए ना। अब लीडर की कुंडली खराब है, लीडर प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन ही नहीं दे। हम सभी जो राशियां हैं उस पर बात कर रहे थे, उस पर आएंगे, सबकी बात करेंगे, लेकिन बीच बीच में राजनीति की बात होना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमारे जो अखिलेश भैया हैं उनके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, अखिलेश भाई की कुंडली भी मिथुन लग्न और मीन राशि की है, शनि की 7.5 में चल रहा है। तो चूंकि समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो वो कुंभ राशि की है, राहु से पीड़ित है। अखिलेश भैया जो है वो शनि से पीड़ित है। तो अखिलेश भैया और समाजवादी पार्टी इस साल बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। उनका क्या राशि और लग्न है? मैंने आपको बताया उनका लगन मिथुन लगन है और राशि उनकी मीन है। तो आप देखिए, मीन राशि में इस समय शनि का गोचर है, 12वें भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव में केतु है, माने रिवर्स पोजीशन है। जैसे मैंने मोदी जी की बात की कि राहु 6ठे में था, केतु 12वें में था, यहाँ उल्टा है, राहु 6ठे में है, केतु 12वें में। तो ये उतना लाभकारी नहीं होता। जितना लाभ मोदी जी को मिल रहा है उतना लाभ अखिलेश भैया को नहीं मिलेगा। तो वो मिथुन लग्न और मीन राशि के जाते हैं। इनकी कुंडली में पॉजिटिव सबसे ज्यादा क्या है? देखिए, पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं। मिथुन लग्न, जैसा मैंने, राहुल जी का भी लग्न मिथुन है, इनका भी लग्न मिथुन है, बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं। इमेजिनेशन पावर बहुत जबरदस्त है, विजन बहुत जबरदस्त है। यदि वो चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जहाँ वो राजनीति करते हैं उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश को कई गुना आगे बढ़ा सके, पर उत्तर प्रदेश में वापस उनका आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने मैं अगले चुनाव की भविष्यवाणी आपको अभी से ही कर देता हूँ। 2027 में जब चुनाव होंगे तब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। अखिलेश जी की जो सीटें हैं वर्तमान में, वो सीटों से भी कम हो जाएंगे। तो अखिलेश जी की स्थिति और थोड़ी कमजोर होगी। ऐसा क्यों है कुंडली के हिसाब से? चूंकि शनि 2028 तक, 28 में फरवरी तक वो मीन राशि में ही ट्रांजिट करेगा। और अखिलेश भैया की जो राशि है उसमें 10वें भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं। यदि हम उनकी कुंडली के हिसाब से बात कर ले, गोचर के हिसाब से बात कर ले, तो उन्हीं की राशि में शनि का ट्रांजिट है। तो शनि उनके लिए परेशान देने वाले हैं। अच्छा, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल है जो कि जमीन पे चलती है। अच्छा, उसका पूरा स्ट्रक्चर लोहे का ही होता है जो कि शनि के से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो शनि सबसे ज़्यादा प्रभावित चुनाव चिन्ह को भी करेगी और साइकिल को भी प्रभावित करेगी। और चूंकि पार्टी गवर्न केवल अखिलेश भैया की कुंडली से हो रही है, जिसके चलते अखिलेश भैया को 2027 में प्रॉब्लम होगी। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, आप इस बात को रिकॉर्ड करके रखिए, हम 2027 में फिर आप इसी क्लिपिंग को हमारे दर्शकों को दिखाइएगा कि पंडित जी ने 2027 की भविष्यवाणी अभी से कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी। योगी जी पे भी आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा कि चुनाव चिन्ह से भी फर्क पड़ता है ज्योतिष में। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बहुत पहले कांग्रेस के बड़े नेता के साथ में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरे से पूछा कि पंडित जी क्या कारण है कि हम लोग पीछे ही होते जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने चुनाव चिन्ह को बहुत ध्यान से देखिए। जब इंदिरा जी के टाइम पे ये चुनाव चिन्ह था तो उसमें हाथ की रेखाएं कहाँ जा रही थी, आप उनको बहुत ध्यान से देखिए। और आज उसमें हाथ की रेखाएं डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही हैं। माने यदि आप देखें, मैं अपने हाथ से दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जो इम्पोर्टेंट रेखाएं, ये तो हमारी जीवन रेखा है और इसके अलावा 2 रेखाएं होती हैं। ये हमारी होती है मस्तिष्क रेखा
और ये हमारी होती है हृदय रेखा। ये तो प्रॉपर बनी हुई है, आप देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा डाउनवर्ड्स में चंद्रमा के पर्वत की तरफ जा रही है। दैट्स मीन्स कि सुसाइड कर, जब जो आदमी सुसाइडल पोजीशन में होता है तो आप उसका हाथ देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है, चंद्र पर्वत की तरफ, माने जातक स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। यानी आप ये सलाह दे रहे हैं कांग्रेसियों को कि वो अपने चुनाव चिन्ह में लकीर ठीक करें। लकीर के अलावा और भी चीज ठीक करना है, उसके लिए मुझे आमंत्रित करें, मैं उनको बताऊंगा। मुझे और रवि जी को नहीं, फ्री में सलाह फिलहाल दे दीजिए। नहीं, मैं तो अभी इतनी सलाह दे रहा हूँ कि चुनाव चिन्ह में कई जगह बहुत सारी गलतियां हैं उनके हाथ में, क्योंकि हम लोग हाथ से ही सब कुछ लेकर चलते हैं। तो जब हाथ में रेखाएं खराब पड़ी हुई हैं तो आप कैसे उन्नति कर सकते हो? मतलब फर्क पड़ता है इससे कि चुनाव चिन्ह में लकीरें गड़बड़ है। आप देख लीजिए, मैं तो आपको 1984 का चुनाव चिन्ह बता सकता हूँ और वर्तमान का चुनाव चिन्ह देख लीजिए, दोनों में रेखाओं में बहुत फर्क है। उठा के देख लीजिए, यदि कोई वाकई में पामिस्ट हो, जो कि हस्तरेखा का अच्छा खासा ज्ञान है, मेरे को तो चूंकि हर विधा का ज्ञान है इसलिए मैं उस चीज को पकड़ लेता हूँ। तो मैंने उसको तुरंत पकड़ा, मैंने कहा कि भाई, मैंने उनको बताया कि इसको थोड़ा ठीक करा लो, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे ऊपर के नेता इन चीजों में विश्वास नहीं करते। बात वहीं खत्म हो गई। तो ये तो आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पार्टी को उठाना चाहते हो। जैसे बहुत सारी पार्टियों में बाकायदा आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर चीज पौष के महीने में कोई काम नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जो भी घोषणा होनी थी, तो पौष लगने से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया पौष के महीने में हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय सूर्य कमजोर स्थिति में होता है, जिसको हम लोग खर मास कहते हैं। जैसे ही वो मकर संक्रांति पे आएगा, हम उसके बाद बाकी सारी चीजें करेंगे। अखिलेश जी की सबसे निगेटिव चीज क्या है कुंडली में? सबसे ज्यादा नेगेटिव उनका चंद्रमा है, जो उनको अनस्टेबल बनाता है। कहाँ पे? चंद्रमा उनका बैठा हुआ है मीन राशि में। मीन राशि का मतलब दैट मीन्स होता है कि पाइसेस, दो मछलियां जो जातक को अनस्टेबल बनाती रहती हैं। मैंने जो राशिगत चिन्ह है ना, तो वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, एक जगह स्टेबल नहीं होने देती। उसी के कारण उनका ब्रेन भी स्टेबल नहीं हो पाता। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी 2012 में, मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती। यानी आपके अनुसार देश के जो दो युवा नेता कहलाते हैं, दोनों का चंद्रमा गड़बड़ है। चंद्रमा गड़बड़ है। मैं एक बहुत सिंपल सलाह आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि साउथ सी पर्ल है, ये देखिए मेरे हाथ में है, राहुल जी को भी और अखिलेश जी को भी। इस साउथ सी पर्ल जिसका वजन लगभग 20 रत्ती का हो, सीधे हाथ की छोटी उंगली में या सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में जड़वा कर पहन ले। बहुत ही सस्ता आता है, 12-14 हजार रुपए का है। पहन लेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे, उनका जीवन भी बहुत बेहतर होगा और उनके इस पहनने से उनकी पार्टी भी फ्लोरिश करेगी। राहुल गांधी और अखिलेश जी रविकांत टीवी देखा करें, यूट्यूब चैनल, तो उनको कितना लाभ हो जाएगा। बहुत लाभ होगा। तो अब योगी आदित्यनाथ जी पे अगर हम आए तो उनका कुंडली क्या है, राशि और लग्न, और उनकी सबसे पॉजिटिव चीज क्या है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो धनु लग्न मिथुन राशि के जातक है, और धनु लग्न अपने आप में बहुत जबरदस्त लग्न माना जाता है। बहुत डेडिकेटेड लग्न होता है। 24 घंटे आप काम करा लीजिए, वो उसी तरह का डेडिकेशन से काम करते हैं, लेकिन थोड़ा रिजिड होता है लगन, माने दृढ़ निश्चय होते हैं। यदि किसी बात को लेकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमको ये करना है, फिर आपको उस चीज से डिगा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन राशि उनकी इस साल बहुत अच्छी चलने वाली है, क्योंकि इस समय साल की शुरुआत से ही गुरु उनकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है, और वो ट्रांजिट करेगा कर्क राशि में भी। लग्नेश का उच्च का होना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन लेटर जून से नवंबर के बीच में थोड़ा उनको सेहत और वाहन को लेकर थोड़ा सावधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली से वाहन दुर्घटना का योग बनता है। तो थोड़ा वाहन, हेलीकॉप्टर, जो भी जिससे भी उड़े। यानी 2026 के नवंबर से लेकर के, नहीं, जून से लेकर नवंबर, जून से लेकर के 2026 जून से लेकर नवंबर के बीच में, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वाहन दुर्घटना के, ऐसा हाँ, उनकी कुंडली से दिखाई देता है। क्योंकि वो बहुत पूजा पाठी हैं, देव स्थान का नियमित रूप से भ्रमण करते हैं, हमेशा काशी जी में भगवान विश्वनाथ के पास वो विराजमान होते हैं, खुद अपने मठ में वो जाते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद होता है। तो कई बार ईश्वर के आशीर्वाद से इस प्रकार की घटनाएं अपने आप समाप्त होती हैं, लेकिन फिर भी यदि आप, यानी ऐसा हो सकता है कि वो धार्मिक आदमी होने की वजह से
इम्पैक्ट कम हो, लेकिन थोड़ा बहुत खरोंच आ सकती है। आएगी जरूर, क्योंकि वो ग्रह है, वो तो वहां से होकर गुजर रहे हैं। भाई ब्रह्मा ने जो लिखा है वो तो होगा, उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। पूजा पाठ केवल इतना ही उस चीज में मदद करता है कि भाई कहीं ना कहीं उस चीज में कमी कर देता है एक प्रकार से, तो इतना जरूर होगा। ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई छोटा मोटा ही सही, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है जून से लेकर के नवंबर के बीच में 2026 में। उनको सावधान रहना चाहिए। उनको हमारी शुभकामनाएं हैं कि भाई उनके ऊपर विपत्ति कम आए। क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मैं सावधानी के रूप में इतना ही कहूंगा, क्योंकि वो अपने गुरु की हमेशा पूजा करते हैं वहाँ गोरख पीठ में जाके। महंत अवैधनाथ जी की, गुरु गोरखनाथ की वो हमेशा पूजा करते हैं। वो गुरु ग्रह के कारण ही कष्ट होगा तो, और वो हमेशा भगवा वस्त्र भी धारण किए रहते हैं, जो कि एक प्रकार से गुरु का ही रंग माना जाता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि यदि वो पुखराज रत्न गले में पहन ले, गुरु ग्रह से जुड़े हुए उपाय करते रहें, तो निसंदेह लाभ होगा। हम लोग हमेशा बताते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान विष्णु जो कि गुरु ग्रह के अधिपति देवता भी माने जाते हैं, यदि आप उनकी पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं, भगवान कृष्ण भी उनका ही एक स्वरूप में है, उनकी भी पूजा पाठ नियमित रूप से आपके द्वारा की जाए, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अशुभ फल होते हैं उनमें कमी जरूर आती है। यानी अखिलेश और राहुल के अलावा योगी आदित्यनाथ जी भी रविकांत टीवी देखें। बिल्कुल। तो ये योगी आदित्यनाथ का जो पॉलिटिक्स में प्रवेश है, ये किन ग्रहों के कारण हुआ? देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति हमेशा दो ग्रहों के कारण हमेशा होती है कि कुंडली का पंचम भाव कितना जबरदस्त है। पंचम भाव राजनीति का भाव होता है, और दशम भाव जिसका स्वामी ग्रह बुध है। तो जब आज से कोई 24-25 साल पहले की हम यदि बात कर रहे, तो उस समय मंगल बेहद प्रभावी था। तो आप देखिए कि उनको युवा अवस्था में वो लेकर आया, राजनीति में प्रवेश कराया, बहुत कम उम्र में वो गोरखपुर से सांसद बने, और आप देखिए लंबे समय तक उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम भी किया। सूर्य उनका बहुत प्रखर है, जिसके कारण उनको यश मान सम्मान मिलता है। वाणी का कारक बुध बेहद शानदार है। आप हमारे देश के दो बड़े लोगों को देख लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए और योगी आदित्यनाथ को देखिए, दोनों का बुध बेहद शानदार है, उच्च का बुध है। तो गुस्सा क्यों रहते हैं इतना? धनु लग्न के कारण। धनु एग्रेसिव लग्न होता है। धनु लग्न को आप समझिए, धनु राशि का मतलब होता है कि पैर घोड़े के आकार का और हाथ में धनुष बाण लिए होते हैं। तो माने जो भी बोलेंगे तो वो तीखा ही बोलेंगे। डोमिनेटिंग यानी प्रभावशाली प्रवृत्ति होती है, तो हमेशा प्रभावशाली होते हैं। तो कोशिश हमेशा ये, अब तो खैर बहुत सौम्यता आ गई है, जितना मैंने व्यवहार काफ़ी लोकसभा चुनाव के बाद से देखा, तो सौम्यता मैंने काफ़ी हद तक देखने को मिली, और मुझे लगता है वो सौम्यता लंबे समय तक जारी भी रहेगी उनके ऊपर। राहुल गांधी और अखिलेश भले बहुत सफल होते हुए न दिख रहे हो, लेकिन बावजूद राजयोग तो है ही है, राज तो कर ही रहे हैं। अखिलेश को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। ये किस तरीके का द्वैत है कि आप सफल भी नहीं हो पा रहे हैं और आप सफल हैं भी हर समय? देखिए, आप ऐसे मान लीजिए, हम पिछले जन्म का कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। हमारे देश में हम जो भी सनातन धर्म के देश में निवास करते हैं, हमारी जो हिंदू संस्कृति उसमें माना जाता है कि हम जन्म 84 योनियों में हमारा जन्म होता है। उसके बाद पुरुष माने जो हमारा पुरुष योनि में जन्म होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम 12 योनि सफर करते हैं। तो पिछले जन्म का जो हमारा जो पुण्य का संचय है, वो हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं। अब आप उसको देखिए राहुल गांधी जी की कुंडली में, तो राहुल गांधी जी की कुंडली में मरकरी जो है वो बता रहा है कि हम पिछले जन्म का काफ़ी कुछ संचय करके लेके आए, जिसके कारण उन्होंने एक बड़े परिवार में जन्म लिया, परिवार का उन्होंने कैरी करके लेके आए, और जिसके कारण अभी भी वो उसी पायदान पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिए, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि के होने के कारण विवाह उनका नहीं हो पाया, या वैवाहिक जीवन से वो कहीं ना कहीं दूर बैठे हुए हैं। वही स्थिति कमोवेश योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में ही है, तो वो उसने उनका विवाह नहीं होने दिया, तो उन्होंने एक प्रकार से ब्रह्मचारी के रूप में अपना जीवन। और योगी जी, अरे ये मोदी जी
मोदी जी की कुंडली में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है उसमें भी कहीं ना कहीं मंगल उनको प्रभावित करता है, जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन ठीक ही नहीं रहा। शुरुआत हुई, फिर बाद में अपने वो वैवाहिक जीवन को त्याग दिया उन्होंने। तो मंगल का ठीक होना बहुत ज़रूरी है वैवाहिक जीवन के लिए। मंगल यदि ठीक नहीं होगा तो आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन अस्थिर ही बना रहता है। लेकिन वहीं आप देखिए कि आप उनका वैवाहिक जीवन देखिए, अखिलेश जी का बहुत ही शानदार है। डिम्पल जी जो धर्मपत्नी है सिंह लग्न और मीन राशि की है, वो भी सिंह लग्न और मीन राशि की महिला है, बहुत सुंदर कुंडली है। आप देखिए जब से उनसे विवाह हुआ एकदम उन्होंने उन्नति करी, तो कहीं ना कहीं पति के लिए वो। लेकिन आपने ये तो कह दिया कि सारे नेता जो हैं वो पुण्यात्मा हैं, पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया था। कुछ लोग चिढ़ जाएंगे इस बात से। कोई बात नहीं, लेकिन ज्योतिष पे जो बात करने वाली बात होती है उसमें हम यही बता सकते हैं कि आखिरकार किन चीजों के कारण व्यक्ति आगे बढ़ता है और किन चीजों के कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। ग्रह बहुत बड़ा कारक है। यदि आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्यों 2014 में वो आए और 2015 के बाद भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चली 10 वर्षों तक। 29 मार्च 2025 को चंद्रमा की महादशा समाप्त हुई और आपने देखा उसी के बाद और कश्मीर में पहलगाम में वो घटना घटी। मंगल की महादशा शुरू हुई भारत के ऊपर, अभी कब तक चलेगी? 7 वर्षों तक चलेगी, 2032 तक चलेगी। तो आप इस देश में रोज देखेंगे कोई ना कोई दुर्घटना। अच्छा, ये 32 तक चलेगा देश में? देश में आप 32 तक इसी प्रकार से देखेंगे दुर्घटनाएं देखेंगे रोज। रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना, बड़े एक्सीडेंट आपको पूरे देश भर में दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल 7 वर्षों तक चल रहा है। मंगल भारतवर्ष की कुंडली में मारक है। अच्छा, सप्तम भाव का ओनर है, तो भारत के पड़ोसियों से उसके मंगल के गोचर करने के कारण सबसे तो इसका क्या उपाय है? इसका भी तो कोई उपाय होगा। बिल्कुल उपाय होगा। अब उसके लिए तो देश के प्रधानमंत्री जी को उपाय करना पड़ेगा। तो क्या करें? वो मंगल के लिए कुछ ना कुछ उपाय करें। उनकी राशि का स्वामी भी मंगल है और वो बहुत सारे स्थानों पे जाते हैं। मैं एक जगह बता सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम का एक शहर है जहाँ पर मंगल का ही मंदिर बना हुआ है, जिसको मंगलनाथ का मंदिर कहा जाता है। भूमि के पुत्र है, ऐसा माना जाता है कि मंगल का जन्म वहीं से हुआ है। अखिलेश, राहुल और योगी जी के बाद अब मोदी जी भी रविकांत टीवी देखें, क्योंकि उनके लिए भी डायरेक्ट सलाह दी गई है। इन सारे नेताओं के लिए डायरेक्ट सलाह दी गई है कुछ ना कुछ, और बहुत महत्वपूर्ण है अगर वो ज्योतिष को मानते हैं तो जी। तो किसी माफिया की भी कुंडली आपने देखी है? मैंने तो सर बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखी। अब चूंकि आपके चैनल पे नाम नहीं ले सकता, अब ज्योतिषियों के पास तो अच्छे और बुरे सभी लोग हैं। क्योंकि अतीक अहमद जिस तरीके से मरे, वो और उनके भाई, जी। कोई ना कोई ग्रह जरूर उसमें रहा होगा। बिल्कुल, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए उनकी मृत्यु हुई दुर्घटना में और गोली चलने से मृत्यु हुई। गोली तभी चलती है जब कुंडली में मंगल और शनि को देखे और शनि मंगल को देखे। माने आदमी की मृत्यु गोली लगने से तभी होगी जब तक ये दोनों प्लेनेट आमने सामने ना हो व्यक्ति की कुंडली में, और मंगल मार्केश हो या शनि मार्केश हो, तब जाके लोहे की धातु से जब गोली चलती है तब हृदय में जब उस भेद के वो निकलती है तब मृत्यु होती है। तो शनि मंगल और मंगल शनि जब भी इस प्रकार की स्थिति में आता है, मुझे लगता है दोनों भाई एक साथ ही मरे होंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं ना अकाल मृत्यु होना, कि बस में एक व्यक्ति जा रहा है और 51 लोग जिनकी कुंडली में मृत्यु घात का योग नहीं था, लेकिन उस एक व्यक्ति के कारण वो बस खड्डे में गिरती है और सभी की मृत्यु हो जाती है। तो अब बहन जी को हम लोग क्यों छोड़ दें? बिल्कुल। बहन जी की कुंडली क्या कहती है? बहन जी कुंडली देखी है आपने? बिल्कुल, मैंने बहन जी की कुंडली देखी। कर्क लग्न और मकर राशि की कुंडली है और बहन जी की कुंडली में 2027 में उठाव आने वाला है। बहन जी पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। जो पहले की स्थिति रही मायावती जी की कर्क लग्न की कुंडली है, क्योंकि शनि और मंगल उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जिसके कारण पिछले वो 7 वर्षों से उतना बेहतर काम नहीं कर पाई जितना वो कर सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव में बहुत अच्छा काम करेंगी और 2026 उनके लिए बहुत बेहतर साल में से साल होने वाला है। मैं उनको इतनी सलाह दूंगा कि लग्नेश चंद्रमा को मजबूत करें और भाग्येश गुरु को मजबूत करें। संभव हो इतने सारे वो रत्न पहनती हैं, हीरा वगैरह काफ़ी पहनती हैं, उससे बेहतर है कि एक अच्छा पुखराज यदि वो गुरु को मजबूत
करने के लिए कि देखिए पुखराज ऐसा होता है इंडेक्स फिंगर में सोने में वो धारण करे 10-12 रत्ती का, तो मुझे लगता है कि एकदम बेहद लाभकारी होगा और बहन जी एकदम आगे बढ़ेंगी। बहन जी तो खैर नहीं देखेंगी मेरा चैनल लेकिन बहन जी वापस आए राजनीति में, जी। ये दलित राजनीति के लिए जरूरी है। जी जी बिल्कुल। क्यों इतना पैसे से मोह है उनको? देखिए शुक्र बहुत प्रभावी है और शुक्र आय का स्वामी है। अच्छा, शुक्र की पोजीशन उनकी कुंडली में बहुत शानदार है। तो आप देखिए कि वो कहाँ से कहाँ उठी और आज जिस स्थिति में वो बैठी हुई है, तो ये कमाल केवल शुक्र का है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष उनके ऊपर चली, इसके चलते वो यहाँ से यहाँ तक पहुंची। अब क्योंकि सूर्य चल रहा है, मारक है, जिसके कारण उनको सेहत को लेकर बहुत परेशान है वो। अभी सूर्य समाप्त नहीं हुआ, लेकिन आकाशीय जो ग्रह गोचर हैं वो बहुत शानदार स्थिति में चल रहे हैं। उसके चलते बहन जी जो है, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल बहन जी बहुत अच्छा करेंगे और उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे, आनंद जी हैं समथिंग, मैंने उनकी कुंडली तो नहीं, आकाश आनंद जी हैं। तो आकाश जी की यदि कुंडली देखने का मौका मिला और आपने दोबारा पॉडकास्ट पे बुलाया तो फिर आकाश जी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या उनकी कुंडली में बेहतर है और वो बसपा को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। क्या जातियों पर भी प्रेडिक्शन हो सकता है कि दलितों का दिन कब बेहतर होगा? नहीं, जातियों के आधार पे किया तो जा सकता है। और इस समय आप देखिए कि मंगल कभी किया है आपने इस तरीके से? किया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से तो बहुत बार किया है। अखबार में भी लिखा है कि कब कौन सी जाति किस समय बहुत प्रबल होगी, क्योंकि केतु, मंगल और शनि ये अमूमन दलित राजनीति को उठाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो और इस समय आप देखिए कि मंगल की महादशा भी चल रही है और 2032 तक चलेगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चुनाव आने वाले, भारत का भी चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, जहां दलित राजनीति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अखिलेश यादव जी तो पीडीए की राजनीति करते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पीडीए को। तो 2026 में सबसे ज्यादा फायदे में कौन सी जाति रहेगी? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो जातियां रहने वाली वो पिछड़ा वर्ग रह सकती है। पिछड़ा वर्ग जिसको हम कन्या राशि से रिप्रेजेंट करके भी देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर उसमें रहेगा। अच्छा, कन्या राशि पिछड़ा वर्ग को क्यों डिनोट करती है? पा से हम उसकी बात करते हैं, तो पा अक्षर जो है वो कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो कन्या राशि का साल है, तो पिछड़ा वर्ग के जितने भी जातक हैं आप देखेंगे, जो भी सांसद हैं या जो भी व्यक्ति हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उन्नति करेंगे। और दीदी की कुंडली भी देखी है आपने? दीदी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुंडली कमजोर होने वाली है। और मैं क्या राशि और लग्न है? वृषभ राशि है उनकी और लग्न उनका जो है वो कन्या लग्न की महिला है। वृषभ राशि है, राशिगत रूप से तो बहुत अच्छा है, परंतु उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसकी राशि थोड़ी सी गड़बड़ है। क्योंकि दोनों की राशियां यदि एक होती हैं तो आप देखिए पिछला चुनाव उन्होंने बहुत थंपिंग मेजोरिटी से जीता, जिस समय आशा नहीं थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा बिल्कुल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी कुंडली खराब है। और जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, किस तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे और किस तारीख को वोटिंग होगी, आप मेरे को बुलाइएगा, मैं प्रेडिक्शन करूंगा, सीट के साथ प्रेडिक्शन करूंगा कि कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और किसकी सत्ता वहां पर आएगी। तो ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इतना जरूर बताया जा सकता है कि ममता बनर्जी की हालत पिछले चुनाव की तुलना में बेहद कमजोर रहेगी। मतलब सत्ता जा सकती है? सत्ता जा सकती है। बीजेपी आ सकती के लिए है, कहा जा रहा है कि आ सकती है, लेकिन ऐसे नहीं। उसको यदि बाकायदा एनालिसिस करके, बिल्कुल वैज्ञानिक विश्लेषण करके मैं रविकांत टीवी चैनल पे बताऊंगा कि कैसे कौन सी पार्टी, जैसे मैंने अभी पिछले चुनाव में बिहार चुनाव था, हिंदुस्तान में कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस बारे में बात करने वाला भी नहीं था। मैं ही अकेला था जिसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, थंपिंग मेजोरिटी से एनडीए वहां पर जीतने वाला है।
ओवैसी जी की भी कुंडली देखी है आपने? ओवैसी जी की कुंडली तो नहीं देखी, लेकिन चेहरे से कुंडली बनाई जरूर है। बनाई है सच में? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत चेहरा देखते रहते हैं, फिर उस हिसाब से कुंडली बना लेते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो धनु लग्न मेष राशि के जातक हैं। आप हाइट देखेंगे, धनु लग्न मेष राशि बहुत अच्छी हाइट होती है, और विजन हमको तो ऐसे मुंह ऊपर करके देखना पड़ता है। जी हाँ जी। व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, उन्नति करेंगे, अच्छा साल उनके लिए रहेगा। मेष राशि के लिए मैंने जैसा कहा भी कि मिला जुला साल रहने वाला है, तो बहुत अच्छा साल जाएगा। जहां भी वो चुनाव लड़ेंगे फायदे में रहेंगे। तो हम लोग मेष राशि की बात कर चुके हैं, वृषभ राशि की बात कर चुके हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। हाँ। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल मिला जुला है। साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। जून तक का समय बेहद शानदार समय है, कामकाज के लिए बहुत अच्छा समय है। जून के बाद का समय भी अच्छा समय, पर उतना बेहतर नहीं जितना होना चाहिए। तो कार्य क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है जो कि मिथुन राशि का, उसके लिए बहुत अच्छा साल है। साल को बेहतर बनाना है, चूंकि सूर्य का साल है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी ग्रह है, आय का स्वामी ग्रह है। बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। सुबह प्रातःकाल या दोपहर में जब भी आप निकले तो भगवान सूर्य को प्रणाम करके निकले। सूर्य का बहुत सुंदर सा मंत्र है, आप कोई भी सूर्य का नाम ले लीजिए। आप चाहें तो ओम घृणिम सूर्याय नमः, बहुत साधारण मंत्र है, जिसको कैसे भी किसी भी स्वरूप में भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। इसको पढ़ के निकले, निसंदेह लाभ होगा। कर्क राशि पे हम लोग बात करें जी। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 16 जून के बाद से बहुत अच्छा साल है। गुरु ग्रह उन्हीं की राशि में प्रवेश करेंगे, अक्टूबर तक वहीं पर भ्रमण करेंगे, और उसके बाद वो सिंह राशि में आगे बढ़ेंगे। चूंकि गुरु अतिचारी हैं, यानी बहुत एक्स्ट्रा स्पीड्स के साथ वो चल रहे हैं, माने 9 वर्षों में वो 12 राशियां चल लेंगे। तो ये साल जो है कर्क राशि वाले जातकों का साल है, बहुत अच्छा साल है। जो भी काम करना है 16 जून के बाद करें, निसंदेह उस क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा। साल को बेहतर बनाने, चूंकि सूर्य का साल है, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी माना जाता है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। धन का कारक होता है, परिवार का कारक ग्रह माना जाता है। यदि आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो केवल इतना सा काम करें, रोज जब भी घर से निकलें तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा अपने मुंह में डाल के निकले, तो इससे मंगल भी ठीक होगा और सूर्य भी ठीक होगा। ये बहुत बेहतर साबित होगा। और बेहतर बनाना चाहते हैं तो गुरु ग्रह की पूजा अर्चना करें, गुरु के मंत्र का जाप कर लें। मंत्र की अपेक्षा मैं हमेशा सलाह दूंगा, भगवान विष्णु का कोई भी मंदिर हो तो वहाँ पर 5 पीले फूल आप जरूर चढ़ा के आ जाएं गुरुवार के दिन में, जब भी आपको समय मिले। भगवान विष्णु का मंदिर ना मिले तो भगवान कृष्ण के मंदिर में भी जाकर आप इस प्रकार से पूजा अर्चना करके आ सकते हैं, बहुत लाभकारी होगा। इसके बाद की राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करते हैं, जो कि इस साल सबसे कमजोर राशि है। साल भी सिंह राशि का है लेकिन बेहद कमजोर है, क्योंकि कमजोर इस कारण से है कि गुरु भी कमजोर है, केतु भी कमजोर है, राहु भी कमजोर है और शनि भी कमजोर है। 4 बड़े ग्रह कमजोर होना, इसका मतलब है कि ये साल आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है। तो सावधानी बरतना है। सबसे पहले तो सेहत की सावधानी रखें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। कोई भी नया काम करने से पहले सलाह जरूर ले लें। पार्टनरशिप में काम शुरू कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से काम करें। खास तौर से सबसे ज्यादा धन उधार देने से बचें। यदि आप किसी को धन देंगे तो वो धन मिलने में थोड़ा मुश्किल साबित होगा। तो मेरा मानना है कि आप बहुत सावधानी से इस वर्ष को निकालें। भगवान शिव की पूरे वर्ष भर पूजा करें। भगवान शिव ही आपको इस वर्ष की परेशानियों से निकाल सकता है, क्योंकि दिसंबर तक जो है राहु और केतु, राहु आपकी राशि से 7वें भाव में और केतु आपकी राशि से लगन में गोचर करेगा। उससे बचाने वाला केवल एकमात्र देवता भगवान शिव है। तो सुबह प्रातःकाल आप उनकी पूजा में कुछ चीज़ें जरूर कर लें। 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चुटकी काले तिल डाल के भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो इसको बोलते हुए बूंद बूंद करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप गिराएं। या आप चाहें तो एक और बहुत सुंदर सा मंत्र है जिसको महामृत्युंजय का बीज मंत्र कहा जाता है। 4 अक्षरी मंत्र है ओम हाउ जूम सह, केवल 4 अक्षरी मंत्र। आप इसका उच्चारण करके भी भगवान शिव का अभिषेक करें। नहीं कर सकते हैं तो आप चलते फिरते मन में भी इसका नाम लेते रहें ओम हाउ जूम सह। जिन जिन जातकों के ऊपर राहु शनि केतु कमजोर है, आप 24 घंटे इसका नाम लेते रहिए, आपकी कुंडली स्वतः ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का शुरुआत
और समापन इसी 4 अक्षरों के द्वारा होता है, क्योंकि जिसको हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। बाकी मृत्युंजय मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता, ये मृत्युंजय मंत्र है। बहुत सुंदर लगता है हमें। जब आप इसमें गायत्री और इसको लगा लेते हैं, क्योंकि गायत्री के संस्कृत के शब्द बहुत अच्छे हैं। गायत्री जब आप इसमें लगा लेते हैं और बीज मंत्र लगा लेते हैं, तब ये महामृत्युंजय हो जाता है। मतलब इसमें 54 अक्षरी जब ब्रह्मनाद उत्पन्न होता है, तो वो नाद सीधा भगवान शिव तक पहुंचता है। और भगवान शिव चूंकि इस पृथ्वी के देवता हैं, यहीं कैलाश पे निवास है उनका, तो तुरंत फलित आपको दे देते हैं कि भाई हमारे भक्त ने हमको पुकारा है, फल दीजिए, और उनकी समस्याओं से कैसे आप निवारण कर सकते हैं, तो निवारण कीजिए। तो सिंह राशि वाले जातक इसको कर ले तो बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि की हम बात कर ही चुके हैं, बहुत बेहतर साल है। इसके बाद की जो राशि आती है वो तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का साल भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि शुरुआत गुरु की मिथुन राशि में रहेगी, लेटर ऑन पीरियड में जून के बाद वो कर्क में जाएगा, बहुत सुंदर है। 6ठे भाव में वर्ष भर शनि बैठा रहेगा, तो आप देखिए कि उनके विरोधी हमेशा कमजोर रहेंगे। विदेश में यदि जाकर वो कोई भी कामकाज करना चाहते हैं, विदेश का तात्पर्य यह है कि आप अपने शहर से दूर जाकर भी, हमारे प्राचीन काल में दूर देश को भी हम लोग विदेशी कहा करते थे, तो आप यदि थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कर ले तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर साबित होगा। निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। गुरु, शनि, राहु और केतु सभी आपके लिए बहुत शुभ हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ है। भगवान सूर्य का यदि आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में एकादश यानी आय भाव के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, तो आप कुछ नहीं, अपने घर में, घर के बाहर सूर्य का एक प्रतीक चिन्ह लगा लीजिए, जिसमें सूर्य भगवान का फोटो बना हो, घर के बाहर आप उसको लगा लीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें उनको प्रणाम करिए और चले जाइए। भगवान सूर्य नारायण आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद की राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी ग्रह मंगल है और जिसमें दशम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य माना जाता है, तो ये साल वृश्चिक राशि वाले जातकों का भी साल है। अभी वर्तमान में गुरु ग्रह मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन खराब कहीं से भी नहीं है, क्योंकि जनवरी से ही समय बहुत सुंदर शुरू होने वाला है। खासतौर से वृश्चिक राशि वाले जातकों का परेशानी आएंगी राहु के कारण। राहु चौथा है, क्योंकि सुख में कमी लाएगा, माता को कष्ट हो सकता है, कामकाज में परेशानी पैदा करेगा, लेकिन गुरु शनि उनको कहीं ना कहीं परेशानियों से उबारते रहेंगे। तो पूरा साल थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, लेकिन पिछले कई सालों की तुलना में बहुत बेहतर साल जाएगा। जो कंपटीशन देने वाले विद्यार्थी हैं, जो जिनके अधिकतर एग्जाम मई में आते हैं, उनके लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा है। अच्छे अंकों से वो लोग उत्तीर्ण होंगे, परिणाम बहुत अच्छा आएगा। एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ वृश्चिक राशि वाले जातकों को। उनको ये चाहिए कि वो अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में तांबे का एक छल्ला जरूर पहने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सूर्य का पर्वत है। उसको जितना आप थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे, नहीं कर सकते तो इस पर्वत को थोड़ा सा दबाते रहिए आप, तो ये एक्टिवेट होता रहेगा सूर्य का पर्वत। तो सूर्य एक्टिवेट होगा तो आपके जीवन में यश, मान, सम्मान वो हमेशा लेकर आएगा। तो ये पर्वत तो कोई भी आदमी अपना सारे पर्वत दबाता रहे, सब एक्टिवेट हो जाएंगे? बिल्कुल एक्टिवेट होंगे, लेकिन करते नहीं है ना हम लोग। मतलब कायदे से जी ये लोगों को ज्योतिषी सलाह है कि आप अपने पर्वतों को दबाते रहिए, सारे पर्वतों को थोड़ा प्रेस करते रहिए। उंगलियों का जो नीचे वाला पोल है, ये नीचे वाली ये पर्वत कहलाते हैं। ये शुक्र का पर्वत है, दबाते रहिए। तो हर आदमी हर पर्वत दबाता रहे, दिन में थोड़ा थोड़ा करे तो सेहत भी ठीक होगी और ग्रह भी ठीक होंगे। तो आप अपने सूर्य पर्वत को थोड़ा थोड़ा दबाते रहिए। जो भी ग्रह से जुड़ी हुई परेशानी, ये शनि का पर्वत है, इसको थोड़ा रात इस सरल बात को आप पॉपुलर क्यों नहीं करते आप लोग कि दबाते रहो भाई सब लोग अपना नहीं, आप चूंकि आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं। बाकी तो ये तो ज्यादा अच्छा है कि हर आदमी जिसको भी ज्योतिष में विश्वास है या एक्यूप्रेशर में विश्वास है, वो अपना ये दबाता रहे। बिल्कुल दबाता रहे, उसके ग्रह कहीं ना कहीं ठीक होते रहेंगे, जो भी ग्रह है। क्योंकि हम ये सूर्य की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने विशेष तौर पर सूर्य की बात की कि वृश्चिक राशि वाले जातक यदि यहाँ पे छल्ला पहनने से बचे, या जो छल्ला नहीं पहनना चाहते, तो वो थोड़ा सूर्य के पर्वत को हल्का हल्का सुबह, देखिए दबाने का भी समय होता है, भोर का समय होता है जिस समय सूर्य उग रहा होता है। अच्छा, तो एक पर्टिकुलरली टाइम पे आप दबाएंगे, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, तो आपका सूर्य और एक्टिवेट होगा। तो आप उसको बढ़िया दबाइए। हमारे यहाँ तो कहा जाता है, सुबह प्रातः काल उठते हैं तो हमारे यहाँ बाकायदा बात की जाती, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा,
प्रभाते कर दर्शन, माने कर यानी हाथ के दर्शन करने से ही जब ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो फिर ग्रहों की तो बात ही अलग है। तो ये क्यों कहा गया है हाथ का दर्शन क्यों महत्वपूर्ण? ये इन्हीं से ही हम सारे कर्म करते हैं और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हमारे जीवन का हर चीज डिसाइड होती है। और कहा जाता है कर मूल, यहाँ पर गोविंदा यानी भगवान यही मूल में पाए जाते हैं। इस कर का मूल ये है, माने बेस यहाँ पे। तो जब हर चीज इन्हीं हाथों में है तो आप सुबह प्रातःकाल इनके दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद धरती का स्पर्श करते हैं। जिस धरती पर हम दिन भर चलते हैं उनसे हम आज्ञा मांगते हैं कि हे माँ जगत जननी, हमसे चलते फिरते दौड़ते किसी भी समय कोई गलती हो जाए तो आप हमको क्षमा करना। सुबह प्रातःकाल हम उठते हैं, भगवान सूर्य नारायण से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ प्रातःकाल कि कहा गया था कि सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठें, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके पीछे का जो ब्रह्म स्थान है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं तो इसी ब्रह्म रंध्र से आपकी जिह्वा पर अमृत रूपी पानी गिरता है, जिससे आपकी आयु कई गुना लंबी होती है और आप अपने जीवन में आपके जितने भी 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र, ये कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते रहते हैं। वृश्चिक हो गया कंप्लीट? वृश्चिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद की राशि आती है धनु राशि। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए साल थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि शनि महाराज चौथे हैं और गुरु वर्ष भर जो है तंग करते रहेंगे, राहु और केतु भी तंग कर रहे हैं। तो ये साल धनु राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। शनि भी कमजोर है, ढैया के रूप में है। जैसे हमने बात की पीपल का वृक्ष लगाएं, पीपल की पूजा अर्चना करें, इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो निसंदेह मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर साबित होंगी। और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी वो पूजा करें, क्योंकि गुरु ग्रह भी उनको तंग करेगा। वाहन और सेहत इस साल धनु राशि वाले जातकों की सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वाली है। सेहत को ठीक करने के लिए पीले रंग का फूल भगवान को जरूर चढ़ाएं, पीले रंग के वस्त्र पहने, भोजन में पीले रंग का फल, खासतौर से पपीता जिसको हम कह सकते हैं, संतरा हम जिसको कह सकते हैं, उसको समाहित कर लें तो फलों के रस से भी हमारे जीवन में ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो कोशिश करके देखें। यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो पुखराज रत्न धारण कर लें, हाथ में नहीं पहन सकते तो गले में पेंडेंट के रूप में पहने। निसंदेह आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभ जरूर होगा। तो ये बात थी धनु राशि की। इससे अगली राशि आती है मकर, जो कि इस साल की बहुत बेहतर राशियों में से एक है। तो ये मकर राशि वाले जातकों का साल है। सब कुछ करें, शनि राहु केतु गुरु सब आपके फेवर में है, तो आप जो काम करेंगे हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह होगा, कामकाज बहुत अच्छा होगा, माता पिता की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। पत्नी है, प्रेमिका हैं, यदि आपका कोई अभी पार्टनर नहीं बना तो इस साल आपको एक नया प्रेमी यानी पार्टनर आपको मिलने वाला है। पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। तो आप तो कह रहे थे कन्या राशि के लिए सबसे अच्छा है, बता मकर राशि के लिए सबसे अच्छा है? कन्या का भी बहुत अच्छा है, मकर का भी उतना ही अच्छा है। कन्या के भी उतने ही सारे ग्रह अच्छे। गुरु मकर राशि में गुरु शिफ्टिंग में है, लेकिन वो शिफ्टिंग बहुत अच्छी शिफ्टिंग, यानी ब्रेकिंग। कन्या ही नहीं मकर भी बहुत शानदार रहेगा इस साल। बिल्कुल बहुत शानदार साल है मकर राशि में जातकों का। और आप देखेंगे मकर राशि अपने आप में बहुत पावरफुल राशियों में से इस साल में एक है। कोई भी काम करेंगे तो मकर राशि वाले जातकों को बहुत लाभ होगा। किसी ग्रह से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मकर राशि वाले जातकों को अपनी उत्तेजना यानी गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है। तो उनको चाहे तो वो एक मोती रत्न धारण करें, चाहे तो एक चांदी का छल्ला ही पहन ले सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। डबल छल्ला पहनेंगे तो थोड़ा और चंद्रमा मजबूत होगा। या आप नहीं हो सकता तो आप ये चंद्रमा के पर्वत को दबाते रहें, या आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, या फिर थोड़ा आध्यात्मिक हो जाए, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद की राशि आती कुंभ राशि, जो कि कष्ट वाली राशि है। सबसे ज़्यादा कष्ट कुंभ राशि में ही है, क्योंकि राशि में राहु, सप्तम भाव में केतु और शनि सेकंड हाउस में। घर परिवार को लेकर भी कष्ट, स्वास्थ्य को लेकर भी कष्ट, मानसिक शारीरिक आर्थिक हर प्रकार का कष्ट इस बार अभी 2026 में कुंभ राशि में रहने वाला है। वर्ष भर परेशानी रहेगी। लेटर ऑन पीरियड 16 जून से लेकर नवंबर तक का समय विशेष कष्टकारी रहेगा। उस समय बहुत ध्यान से चले, क्योंकि गुरु ग्रह छठे भाव में गोचर करेगा। सेहत को लेकर परेशानी होगी, वाहन को लेकर कष्ट हो सकता है। लीवर और पेट और किडनी को विशेष तौर पर
कुंभ राशि वाले जातकों को ध्यान रखना चाहिए। खान पान में विशेष सावधानी बरतें। पूरे साल को बेहतर करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें। मैंने जो उपाय पहले कहा कि आप कच्चे दूध में थोड़ा सा कच्चा दूध, जल में कच्चा दूध मिलाएं, 1 चुटकी तेल उसमें डाल लें और भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन मैं कुंभ राशि वाले जातकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक गोमेद रत्न ज़रूर धारण करें। बहुत सस्ता आता है, 1000-1500 रुपये में मिल जाता है। यदि इसमें आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, जो श्रीलंकन गोमेद कहा जाता है, वो 1-1500 रुपये रत्ती का होता है, बहुत महंगे नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये का। तो यदि आप इसको धारण, कुंभ राशि वाले खबरदार, सावधान। तो ये इस साल सबसे ज्यादा कष्ट किस राशि के लिए है? जैसे कन्या और मकर सबसे अच्छे हैं, कुंभ राशि के लिए सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इस 2026 में कष्ट जो है वो कुंभ राशि के लिए, उसके बाद सिंह राशि, और उसके बाद आती है जिसकी हम आखिरी राशि की बात करेंगे, वो है मीन राशि, जो सबसे आखिरी राशि है। दिल्ली की भी राशि मीन राशि है, तो दिल्ली भी थोड़ा सा कष्ट में रहेगी। अभी है ही कष्ट में, पर्यावरण के कारण। और दिल्ली में चूंकि अभी से लेकर जून के बीच में 2-3 बड़े भूकंप भी आएंगे, तो थोड़ा सा जो मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। हम एक भूकंप की भी भविष्यवाणी सिलसिलेदार करेंगे, कब आएगा, किस तारीख को आएगा, तो मेरी चूंकि उस पर स्पेशलिटी है, तो अगला शो हम बना इस 2026 में भूकंप आएगा दिल्ली में आ सकता है। मतलब 18 जनवरी से लेकर 16 जून के बीच में 2 या 3 बड़े भूकंप आएंगे। नुकसान भी हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। मीन राशि के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहा है। आपकी राशि से 12वें भाव में राहु है, 6ठे भाव में केतु है, और गुरु ग्रह 4थे भाव में। तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, सुख में कमी रहेगी, माता को लेकर कष्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको परेशानी की नौबत आ सकती है। सेहत को लेकर विशेष परेशानी रहेगी, घर परिवार को लेकर कष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए, चारों तरफ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करें, समस्याएं तो समाधान भी है। आप 2 उपाय जरूर कर लें। गोमेद और मोती रत्न धारण करें, आपको दोनों रत्न बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। नहीं धारण कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने से राहु केतु शनि ठीक हो जाएंगे। एक और उपाय बता देता हूँ, यदि आप काले रंग के शिवलिंग अपने घर में स्थापित करते हैं, मीन राशि वाले जातक या कुंभ राशि वाले जातक, और उनकी नियमित रूप से पूजा करते हैं, सुबह आप घर से निकले और निकलने से पहले उनकी पूजा अर्चना करके निकले, तब भी राहु केतु शनि आपको परेशानी से भगवान शिव निकाल कर ले जाएंगे। रावण ने भी यही किया था, भगवान शिव के माध्यम से उसने पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया था। आप उस स्तर की ऊर्जा को तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे स्तर की ऊर्जा से आप ग्रहों की शांति जरूर कर सकते हैं। करके देखिए, जरूर लाभ होगा। तो 12 राशि के बारे में भी बता दिया पंडित जी ने, पंडित अरविंद तिवारी। सारे जो इस समय के राजनेता हैं हमारे, जिनकी हम लोग चर्चा किया करते हैं, जो मुख्य पदों पर बैठने की रेस में हमेशा रहते हैं, उन सब की कुंडलियों की चर्चा हम लोगों ने की, किसी को भी छोड़ा नहीं है। जो मोटे तौर पर बड़े नेता हैं, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, तो अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। ज्योतिष जो है वो महासमुद्र है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है उस पर चर्चा। लेकिन फिलहाल इस पूरी चर्चा का जो पहला चरण है वो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। चाय के बाद हम पंडित अरविंद तिवारी जी से फिर चर्चा करेंगे और ज्योतिष विद्या पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष विद्या को कैसे देखें। बहुत सारे लोग जो ज्योतिष नहीं मानते हैं, उनको किस तरीके से एक ज्योतिषाचार्य कन्विंस करने की कोशिश करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अलग बात है, लेकिन उसके अपने तर्क क्या हैं, और ज्योतिष की अन्य बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल एक चाय के लिए हम लोग रुक रहे हैं। ये एपिसोड इतना ही एक बार में जाएगा, और जो अगली चर्चा होगी वो दूसरे एपिसोड में।